हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज हम फिर से आपके लिए मात्र 10 मिनट में 20 सवाल लेकर के आए हैं। पूरी कोशिश करेंगे 10 मिनट में 20 सवाल कराने की। तो आपने वीडियो को क्लिक करा है, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। लास्ट में मैंने ट्रिक के थ्रू चीज़ों को अच्छे से याद कराया है। अंत तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आज से पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न करिएगा और एक रिकॉर्ड रखिएगा कि आपने इस वीडियो के अंदर कितने सवाल सही करे हैं। लास्ट में आपको बताना रहेगा। कह रहे कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन कह रहे कि खनिज है, मृत पौधे और जंतु है, या फिर रासायनिक उर्वरक है, या फिर वर्षा जल होगा। क्या होगा सही आंसर? थोड़ा सा समय हम आपको सवाल को करने के लिए देंगे। चलिए करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जब मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष सड़ते हैं तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी के अंदर मौजूद, वो क्या करते हैं, अवशेषों को अपघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। बिल्कुल बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा आपका सेकेंड नंबर सवाल। ध्यान से आपको सवाल को पढ़ना है, देन आंसर करना है। कह रही कि राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार आपका 1900, थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, देन करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन ए कह रही कि लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। क्या होगा इसका सही आंसर, आप बताइएगा। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे किसके साथ, बी के साथ। बिल्कुल भी इसका आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसे पहली बार 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। काफ़ी आसान होते हैं पेडागोजी के सवाल। कह रहे कि ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में वास्तविक जीवन की स्थितियों को शामिल करने से मुख्य रूप से आपको क्या मदद मिलती है। कह रहे कि यह छात्रों को परिभाषाएं आसानी से याद करने में मदद करेंगे। कह रहे कि यह कक्षा की सीख और वास्तविक दुनिया के बीच की दूरी को पाट देगा। कह रहे कि यह व्याख्यान के दौरान शिक्षकों की कार्यभार को कम कर देगा। कह रहे कि यह कक्षा के भीतर सख्त अनुशासन बनाए रखेगा। जब भी अनुशासन आ जाए या भार को, शिक्षक के भार को कम करना आ जाए, या फिर परिभाषा रटाना, ये सब चीज़ें आ जाए तो ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आंसर होगा नहीं। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। अगला फोर्थ नंबर सवाल कह रही कि ओखला पक्षी विहार दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा पर स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रही कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, अलीगढ़, मेरठ। क्या होगा इसका सही आंसर, आप करिएगा। ओखला पक्षी विहार दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित, आपका आंसर जाएगा यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। आंसर जाएगा बी के साथ। रहा 5 नंबर सवाल। कह रही कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कह रहे कि अनुच्छेद 19 होगा, अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 14 होगा, या फिर अनुच्छेद 32 होगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि हर नागरिक को कानून के तहत सुरक्षित जीने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार देता है। तो आंसर जाएगा यहाँ पे बी के साथ। हाँ, 6 नंबर सवाल। एनसीईआरटी को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। 100% यहाँ से एक सवाल आपका पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। क्या कह रहे हैं, सवाल पढ़िएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आपको एनसीईआरटी 2005 शिक्षा प्रणाली को निम्नलिखित में से किस चीज़ को दूर ले जाने पर जोर दे रहा है। कह रहे हैं कि वैचारिक समझ, रटने की प्रणाली, गतिविधि आधारित शिक्षा, या फिर समावेशी शिक्षा। क्या होगा इसका सही आंसर, बेहद आसान है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, आसानी से पढ़िएगा। हमारा यहाँ पे मकसद है कि आपका एग्जाम के अंदर एक को सवाल गलत ना हो। यहाँ गलत हो जाएगा, 100 बार गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपका एक भी सवाल गलत होना नहीं चाहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ही है। क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005? ये कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा को रटाओ नहीं, बच्चे को समझाओ, गतिविधि आधारित चीज़ें करवाओ, जैसे भी हो बट रटाओ नहीं। तो रट्टा मार प्रणाली को क्या करोगे, भगा दोगे, है ना, दूर कर दोगे। आंसर जाएगा बी के साथ। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बच्चों को केवल तथ्य याद करवाना नहीं है, परिभाषा रटाना नहीं है। हमारा आपका मकसद होना चाहिए बच्चों को
चीज़ों को समझाना है, किसी भी तरीके से समझाना है बट रटाना नहीं है। तो आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा 7 नंबर सवाल, मैं इसे होमवर्क में रख रही हूँ, मैं 20 सवाल करवाऊँगी, 1 सवाल तो आपसे पूछ सकती हूँ ना, इतना तो हक बनता है ना मेरा। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करती हूँ चीज़ों को कलेक्ट करने की एंड अच्छे प्रश्न करवाने की, तो मैं ये आशा कर सकती हूँ कि आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर पिन ज़रूर करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी का मेला जो है, ये आपका कहाँ आयोजित होता है, ये आपको बताना है, बेहद आसान है। करिएगा आंसर क्या होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल कह रहे कि क्लोरोफिल पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा या फिर कैल्शियम? क्या होगा इसका सही आंसर, आप बताइएगा। आंसर जाएगा बिल्कुल बी के साथ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पौधों का जो पत्ती होता है वो किसके कारण आपका हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाँ, 9 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे? आपको बताना है यहाँ पे। कह रहे कि बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर या फिर यहाँ पे एम.आर. स्वामीनाथन। क्या होगा इसका सही आंसर, करिएगा। बेहद आसान है, इससे थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा। सुंदर पेड़, यानी ये आंदोलन था ही पेड़ों को बचाने के लिए, तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन आपका यहाँ पे चलाया गया था। तो पेड़ से लोग चिपक जाते थे, पेड़ को कटने नहीं देते थे, इसलिए इसका सिपको आंदोलन नाम पड़ा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रमुख नेता में आपका कौन आते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। आपको सुंदर सुंदर पेड़ करके रिलेट करके सुंदर पेड़, सुंदरलाल बहुगुणा, सिपको आंदोलन। आई होप सो याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रही कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था WWF से क्या आपका आशय है, आपको बताना है। कह रही कि वर्ल्ड वाइड फंड होगा, विश्व वन्य जीव कोष होगा या फिर वर्ल्ड वार फंड होगा, वर्ल्ड वाच फाउंडेशन होगा। क्या आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, रट लीजिएगा। तो क्या होता है, विश्व वन्य जीव कोष होता है, इंग्लिश में से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं। इसका वर्तमान आधिकारिक नाम जो है ये चेंज हुआ है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इस बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यही मिलता है, विश्व वन्य जीव कोष ही मिलता है। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कि भारत में बायोडीजल तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? सिकोया प्लांट का उपयोग किया जाता है, जेट्रोफा, रतनजोत इसे कहते हैं, यूकेलिप्टस या फिर देवदार। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जेट्रोफा याद रखिएगा, जेट्रोफा ना हो तो यहाँ पे रतनजोत करके मिल सकता है। भारत में बायोडीजल तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? रतनजोत, जेट्रोफा। आंसर बी बिल्कुल सही है। ये रहा 12 नंबर सवाल, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। एटीपी होता है, सनलाइट होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। बिल्कुल सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे भी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका किसे माना जाता है? सूर्य के प्रकाश को माना जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। डाटा बुक से है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहे कि रेड डाटा बुक का संबंध इनमें से किससे है? कह रहे कि विलुप्ति के कगार पर संकटग्रस्त जीव से है, नदियों में प्रदूषण स्तर से है, घटता भूगर्भ जल स्तर से है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के कगार जीव से संबंधित है, संकटग्रस्त जीव से। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में रखा है चीज़ों को। यहाँ से 1 नंबर का सवाल 100% आएगा, ध्यान से करिएगा। सवाल क्या कह रहे हैं? विश्व जल दिवस हर साल आपका कब मनाया जाता है, आपको बताना है। 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या फिर 5 जून को। तो विश्व जल दिवस हर साल आपका कब होता है? 22 मार्च को होता है। आंसर पहला ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चीज़ों को अच्छे से समझना है। 22 मार्च के लिए आपको ध्यान रखना है विश्व जल दिवस हो जाएगा। पृथ्वी दिवस के लिए आपको 22 अप्रैल याद रखना है। 22 मई आपको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका कब हो जाएगा?
5 ज़ोन आपको ध्यान रखना। जादुई ट्रिक है, इसे लिखिएगा, समझिएगा। पानी आपका कहाँ गिरता है? ज़मीन पर गिरता है, आपका यहाँ पे पृथ्वी दिवस हो जाएगा, पानी से जल दिवस हो जाएगा। एंड पृथ्वी पर गिरता है तो क्या पैदा होता है? हरियाली, पेड़-पौधे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ट्रिक काफ़ी अच्छा है, याद कर लीजिएगा, ऐसे ही हमने भी याद करा था। तो यहाँ पे पानी से हो जाएगा, यहाँ पे जल दिवस 22 मार्च को हो जाएगा। एंड पानी कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर गिरेगा, ज़मीन पर गिरेगा। पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल को। एंड 22 मई को क्या होगा? पृथ्वी पर गिरेगा तो क्या पैदा होगा? आपका प्लांट हो जाएगा, यहाँ पे हरियाली, ध्यान रखना है। जैव विविधता दिवस हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विश्व ओज़ोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन करें कि 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर। क्या हो जाएगा? काफ़ी आसान है। विश्व ओज़ोन दिवस हर साल आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर जाएगा ए के साथ। अगला विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 21 मार्च को, 11 जुलाई को, 29 अगस्त को। आंसर पहला ही सही हो जाएगा। हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। दिवस से एक सवाल 100% आएगा। सारे जो महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित दिवस है उसे आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये रहा 18 नंबर सवाल, कह रहे कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है, आशवन कहा जाता है या फिर प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं, आंसर जाएगा बी के साथ। ध्यान आपका किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एशियाई शेर के लिए या फिर बंगाल टाइगर के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम आपको ध्यान रखना है, आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल आपसे क्या कह रहे हैं? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल का उपयोग किया जाता है, डाप्सन यूनिट यानी डीयू का उपयोग किया जाता है, पीपीएम का उपयोग किया जाता है या फिर लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। आंसर जाएगा बी के साथ। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई के लिए। आपको ध्यान रखना है, डीयू इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये रहा अंतिम सवाल, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक यानी निर्जीव घटक है, यानी जान नहीं है उसमें। ऑप्शन कह रहे जानवर होगा, पौधे होंगे, जीवाणु होंगे, हवा हो जाएगा। क्या होगा? आंसर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। मिलते हैं इससे बेहतर कंटेंट के साथ। मुझसे रोज़ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, नहीं करिएगा लेकिन आप वीडियो को डेली वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से मेहनत से चीज़ों को हम आपके लिए तैयार करते हैं। मुझसे आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम तक, आपकी बेहतरी के लिए हम मेहनत करेंगे। मिलते हैं फिर इससे बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।